एट सच ए यंग एज, जब आपको कोई एक्सपोजर नहीं थी, आप फैमिली से दूर कोलकाता शिफ्ट हो गए आपकी ट्रेनिंग के लिए, तो वो एक एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे। एक्चुअली आई वाज़ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड कि इतना रिलेशन होने के बाद भी वो मुझे वापस भेज दिया। फिर अल्टीमेटली मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अगेन आई विजिटेड। मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट को वकील साहब बोला करते थे वहाँ पर। हाँ, क्योंकि वो इनकम टैक्स का ज़्यादा काम करते थे। तो मुझे बड़ा अजीब भी लगता था कि मैं इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ के आया हूँ, क्वालीफाई हुआ, सीए हुआ, मुझे भी लोग वकील साहब बोलते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब भी लगता था। इनिशियली मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पी भी नहीं आता था। मैंने पहला प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये समझ लीजिए किसी से बनवाया, जो वहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के एक्सपर्ट जो बाहर थे कलकत्ता में, वहाँ ले जाके बनवाया। लेकिन धीरे से उसको काफ़ी समझने की कोशिश की, और कोई भी चीज़ की अगर आप पीछे लगते हो और समझने की कोशिश करते हो तो समझ में आ ही जाता है और आप उसके एक्सपर्ट हो जाते हो। आपका नोन होना अपने कस्टमर को बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये प्रोफेशन में एडवर्टाइजिंग ही अलाउड नहीं है, आप खुद को प्रमोट नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में आप खुद को कैसे एस्टैब्लिश करें? और एक जो प्रैक्टिस अल्टीमेटली इट्स अ बिजनेस, राइट? तो हाउ डू यू प्रमोट योर बिजनेस? और सीए के बहुत सारे बच्चे होते हैं शाय हो जाते हैं, किसी से बात नहीं कर पाते, तो आपने वो एक चैलेंज कैसे ओवरकम किया? मैंने अपना एक्सपोजर बताया, एक्सपीरियंस बताया कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पॉसिबल सब है, एटीट्यूड होना चाहिए आपको। आपने एक ऑटोबायोग्राफी ऑथर की हुई है जिसका नाम है नॉट वन इन अ मिलियन, तो मुझे उसके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी कि ये टाइटल आपने कैसे सिलेक्ट किया? थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू द नॉन एक्सपर्ट पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हमारी कोशिश ये है कि बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशन से हम एक्सपर्ट्स को लाएं और हमारे ऑडियंस को वैल्यू एडिशन करें। ये एपिसोड हमने स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए बनाया है जो सीए कोर्स करना चाहते हैं, और शायद उन्होंने सीए कोर्स क्वालिफाई कर लिया है लेकिन अब एक करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। हमारे आज के जो गेस्ट हैं, ओम प्रकाश सिंघानिया सर, ही हैज़ स्पेंट ओवर 40 years बिल्डिंग अ सक्सेसफुल प्रैक्टिस इन टाउन लाइक रायपुर इन छत्तीसगढ़। आज उनकी फर्म जो उन्होंने स्क्रैच से शुरू की थी 4 डेकेड्स पहले, वो छत्तीसगढ़ की एक टॉप सीए फर्म है। उनको इंडिया में कॉर्पोरेट ऑडिट, टैक्सेशन और बहुत सारे एक्सपर्ट एरियाज़ में एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है। और आज ही इज़ ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू रिकॉर्ड दिस कॉन्वर्सेशन विद अस। इन्होंने इसमें हमें पूरी स्टोरी बताई कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की फ्रॉम अ स्टूडेंट इन अ गवर्नमेंट स्कूल जो हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, टू अ लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया। ये 40 years में जो उन्होंने सीखा उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल एंड। और आपके जो भी दोस्त हैं जो किसी भी टाइप की चैलेंज को फेस कर रहे हैं या सीए करना चाहते हैं, उनके साथ ये पॉडकास्ट शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम एंड नमस्ते। This is the Non-Expert Podcast. Thank you so much for tuning in. My today's guest is O.P. Singhania sir, who's a fellow member of Institute of Chartered Accountants of India and has over 40 years of experience in his CA practice. It's the honor of my career to welcome you on this podcast. सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू, आपने टाइम दिया। आप छत्तीसगढ़ से यहाँ आए इस रिकॉर्डिंग के लिए, बिल्कुल। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने ये टाइम और अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि आपकी जर्नी के बारे में जान पाऊँ। तो सर, आज हम जब बात करते हैं बच्चों से, तो सीए एक बहुत पॉपुलर प्रोफेशन बन चुका है। जैसे पहले होता था सबको डॉक्टर बनना है, आज बहुत सारे बच्चों को सीए बनना है या फिर फाइनेंस में करियर करने की वो इच्छा रखते हैं, और बचपन से ही इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया है। शेयर मार्केट्स है, उनको नॉलेज का एक्सेस भी बढ़ गया है। लेकिन आपने जब शुरू किया 1980s में, तभी ये इतना ऑब्वियस चॉइस नहीं था सीए, बिल्कुल नहीं था। और आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे तो यूजुअली पीपल सरकारी नौकरी के लिए प्रेफरेंस रखते थे। तो आपने ये प्रोफेशन कैसे सिलेक्ट किया? एक्चुअल में मैं तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत ही छोटे गांव से था। 4000 का पॉपुलेशन था एंड इट वाज वेरी स्मॉल विलेज। बट माय फादर, मेरे पिताजी जो है, वो एक रोडवेज कंपनी थी उनकी, उसमें ही वाज जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उनके उस समय भी ऑडिट होती थी। तो नागपुर, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में रायपुर वायपुर ये कहीं से भी ऑडिटर नहीं होते थे, नागपुर से ऑडिटर आते थे, और वो ऑडिट के लिए आते थे तो उनको बड़ा रिस्पांस देना पड़ता था और बहुत उनकी खातिरदारी होती थी। तो मेरे पिताजी ने उनसे पूछा होगा, भी आप क्या हैं या किस तरीके का आपका प्रोफेशन है, क्या करते हैं आप? तो उन्हें बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई होती है, उनको बताया होगा हाँ ये होती है और कलकत्ता में होती है। तो बस उसी समय से उनके दिमाग में बैठ गया ये। मैं जब क्लास 8 में था, उस समय उनने मुझे बोला कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है। तो मेरे दिमाग में वो बिल्कुल इनबिल्ट हो गया कि मुझे चार्टर्ड अकाउंट बनाना। तो उनका ड्रीम जो है ना, मेरा ड्रीम बन गया। तो उसके पहले आपका कोई ड्रीम नहीं था? उसके मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का उसके बाद भी काफ़ी समय तक नहीं समझ में आया मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या होती है।
वो 11-12 में जाके थोड़ा सा समझ में आया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कॉमर्स ज़रूरी है एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. देन आई केम टू नो एवरीथिंग. तो इनिशियली वहीं से शुरू हुआ ये. ओके. तो एट सच ए यंग एज जब आपको कोई एक्सपोजर नहीं थी, आप फैमिली से दूर कोलकाता शिफ्ट हो गए आपकी ट्रेनिंग के लिए, तो वो एक एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज तो था हिंदी टू इंग्लिश मीडियम. मतलब हमारे गांव में सरकारी स्कूल था और मैं पूरा अप टू 11th क्लास इंटायर स्टडी वाज हिंदी मीडियम. एक बार मुझे याद है 9th क्लास में ABCD हमको सिखाया गया था. इवन वी आर नॉट नोइंग ABCD की भी नहीं होती थी. संस्कृत में एग्ज़ाम देते, संस्कृत एक अलग सब्जेक्ट था. 12 में मैंने फर्स्ट ईयर जो ज्वाइन किया रायगढ़ में, वहाँ भी हिंदी मीडियम था, एक जनरल इंग्लिश के सब्जेक्ट था. फिर मैं कलकत्ता गया तो वहाँ एवरीथिंग वाज इन इंग्लिश, कॉलेज भी इंग्लिश और आपका ये CA का कोर्स भी जो करना था वो भी इंग्लिश में था. तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था जिसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे. इनिशियली तो मैं जैसे वो रट्टे मार के पास करते हैं, तो मैंने इनिशियली मतलब रट्टे मार के जो है ना वो किसी तरह से सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम पास किया. 39% मार्क्स मिला मुझे और मैं पास कर लिया. लेकिन धीरे धीरे रट्टा मारना कम होता गया, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई बिकॉज ऑफ एफर्ट एंड हार्ड वर्किंग. सर आप जब CA कर रहे थे तभी कोचिंग इतना कुछ पॉपुलर नहीं था. आज तो हर चीज़ यूट्यूब पे भी मिल जाती है फ्री में, लेकिन आपके ज़माने में ऐसे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे. सब लोग सिर्फ ICAI के मटेरियल से ही पढ़ते थे. तो आपका पढ़ाई का एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, कोचिंग नहीं था ये वाली बात नहीं है. हमारे समय में कोचिंग वाज वेरी पॉपुलर. ओके. जहाँ जैसे अभी आपके यहाँ आप JK साहब वगैरह का नाम जिस तरीके से चल रहा था, तो कलकत्ता में उस समय एक शेखर गुप्ता बोल के काफ़ी फेमस कोचिंग वाले थे. वो तो ये था कि वो दैट वाज टेम्पल. अगर आपका वहाँ एडमिशन हो गया उस कोचिंग क्लास में तो आप ये मान के चलिए आप CA बन गए. इतना लोग उसको मिलते. तो हम लोगों ने उसमें बड़ी मुश्किल से एडमिशन लिया. और बड़ा इंटरेस्टिंग केस ये है कि वो 6 बजे अपनी कोचिंग चालू करता था. हम लोग 5 बजे फर्स्ट फ्लोर में था तो सीढ़ी में लाइन लग जाती थी, इसलिए कि उनके पास या बगल में कौन बैठेगा. जो बगल में बैठता था वो ये फील करता था कि मैं तो बहुत क्लोज हूँ और मुझे तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा एंड आई विल बिकम CA फास्टर. तो वो कोचिंग बहुत ही फेमस था और ऐसे और भी कोचिंग थी बट दैट वाज नंबर 1. तो हमने कोचिंग वगैरह में बाकायदा गए हैं और कोचिंग मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे तो बैकग्राउंड मेरा कॉमर्स का भी नहीं था. फिर धीरे से मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा आया. और आपने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग वही कोलकाता से करी? आर्टिकलशिप का ये पहला चैलेंज तो मुझे इंग्लिश मीडियम वाला था, तो वो तो मैंने किसी तरह से धीरे धीरे करके उसको पार किया. फिर उसके बाद ये था कि ये भी मेरा ड्रीम बन गया था कि मुझे इंडिया की बेस्ट कंपनी में एडमिशन लेना है आर्टिकलशिप के लिए. तो उस समय ये पता चला कि SR बाटली बाय एंड कंपनी इज़ नंबर 1 कंपनी. आज भी वो EY के साथ में एसोसिएट है. अब SR बाटली बाय एंड कंपनी में एडमिशन लेना एक मतलब बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वहाँ सिस्टम था रेफरेंस लेटर के बिना एडमिशन नहीं ले सकते. और रेफरेंस लेटर किनका? जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, टाटा बिरला लाइक दैट. तो मैंने बड़ा स्ट्रेटेजिकली उस समय पता किया कि हु इज़ द पार्टनर ऑफ SR बाटली बाय एंड कंपनी. मुझे मालूम पड़ा मिस्टर RC जायसवाल पार्टनर हैं, सॉल्ट लेक सिटी में रहते हैं एंड ही इज़ द रोटेरियन. तो आई ज्वाइंड रोटरेक्ट क्लब ऑफ सॉल्ट लेक सिटी. आई शिफ्टेड टू सॉल्ट लेक. मैंने अपना एक वो जो PG एकोमोडेशन सॉल्ट लेक में लिया और मैं सॉल्ट लेक में रोटरेक्ट क्लब ज्वाइन किया. रोटरेक्ट क्लब ज्वाइन करके मैं उनके काफ़ी करीब मेरे कॉन्टैक्ट डेवलप हो गए उनके. मतलब दैट वाज माय एक्चुअली एजेंडा ही था मेरा कि उनसे मुझे रेपो डेवलप करना है, बिकॉज आई वाज नॉट हैविंग एनी रेफरेंस. तो कुछ तो तरीका अपन कोशिश करें. तो फिर अल्टीमेटली जब वो समय आया जब मुझे उनका एडमिशन लेने के लिए उनके ऑफिस जाना पड़ा, तो उनको मैंने एक्सप्लेन किया. तो समहाउ और अदर वो मतलब मुझे यही बोला उनने कि भाई आप देखिए रेफरेंस लेटर के बिना हम नहीं करते मिस्टर सिंघानिया, हमारे सब पार्टनर्स हैं, सब सिस्टम यही है, तो यू हैव टू ब्रिंग दैट रेफरेंस लेटर. यस, एक्चुअली आई वाज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड कि इतना रिलेशन होने के बाद भी वो मुझे वापस भेज दिया. फिर अल्टीमेटली मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी. अगेन आई विजिटेड और मैं इस बार उनको बड़ा इमोशनली बोला, सर मेरे पिताजी का ड्रीम ये था, फिर मेरा ये ड्रीम बन गया. मैं हिंदी मीडियम से आया हूँ, छोटे गांव से हूँ, मेरे पास रेफरेंस हो ही नहीं सकता. और अगर रेफरेंस नहीं होगा तो आप मतलब कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है या कोई चाहता है आपकी, तो आप कैसे उनको डिप्राइव करना ठीक नहीं. मैंने बड़ा इमोशनली उनसे रिक्वेस्ट किया. थोड़ा उनने सोचा, उसके बाद इमीडिएटली वो अपने PA को बुलाया एंड ही हैज़ डिक्टेटेड ए रेफरेंस लेटर, हिज ओन रेफरेंस लेटर फॉर मी. एंड दैट वाज
मैं आपको ये बता सकता हूँ शायद वो पहला ऐसा इवेंट होगा या वाकया होगा कि जो पार्टनर ने रेफरेंस लेटर लिख के उसका खुद एडमिशन ले रहे हैं। तो वो डिफ़िकल्टी भी मैंने उस हिसाब से पार किया, बट डेफिनेटली क्योंकि मुझे वो मेरा ड्रीम था किसी भी सूरत में मुझे बॉटली बायो में एडमिशन लेना था। और आपने ऑडिट में पूरा ट्रेनिंग प्योर अपना complete कॉर्पोरेट ऑडिट एंड ऑडिट, नो अदर थिंग। हमको कुछ नहीं मालूम ऑडिट के अलावा ड्यूरिंग आर्टिकल पीरियड, आउट स्टेशन ऑडिट और ये लोकल ऑडिट्स। यस। और फिर जब क्वालिफाई हुए सर, आप फिर से रायपुर शिफ्ट हो गए, जहाँ पे आपने अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट किया। तो वो प्रैक्टिस स्टार्ट करने का डिसीजन आपने कैसे लिया? क्योंकि बहुत सारे लोग उनको क्वालिफाई होते ही उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंडस्ट्री भी ऑफर करता है। तो ये डिसीजन आपने कैसे लिया? आपका थॉट प्रोसेस क्या था? ये भी मेरा वेल डिसाइडेड था इन प्रैक्टिस ही एडवांस। करना। हाँ, मतलब मुझे ये था कि जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी बनने की के डिसीजन घर पे हुआ और जब मुझे समझ आ गया कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैसे प्रोसेस क्या है उसका, तो उस समय हमने फैमिली में डिस्कस करके ये वेल डिसाइड हुआ कि हमारे नेटिव जो प्लेस है, मेरा छोटा गांव है, उसके नियरेस्ट सिटी इज़ रायपुर, एंड रायपुर वाज नेचुरल चॉइस कि जो मैं अपने घर के पास वो सिटी के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा चॉइस नहीं था। देन आई विजिटेड दैट सिटी इवन बिफोर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने वहाँ का सर्वे किया, सर्वे करके देखा कि यहाँ 34 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वहाँ पर, अब तो कम से कम 1000 से भी ज़्यादा हो गए। तो और कौन सा एरिया था, टैक्स और ऑडिट। तो मैंने पूरे स्टडी करने के बाद ये लगा कि कंपटीशन बहुत है लेकिन फिर भी ग्रोथ है, बिकॉज इंडस्ट्रियली वो बहुत ही डेवलपिंग एरिया था, काफ़ी मिनरल बेस एरिया होने के नाते मुझे लगा कि ये एरिया आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रहेगा। और अदरवाइज भी मुझे वहाँ जाना ही था इसलिए कि दैट वाज ओनली नियरेस्ट बिग सिटी, और मुझे घर के पास रहना था, घर वालों की मदद करनी थी और घर वालों से मदद लेनी थी। ऐसा हम लोग घर में एक अंडरस्टैंडिंग थी। उस समय ये था कि बहुत दूर जाना नहीं है, पास में रहना है, तो वो डिसाइड मैंने पहले से ही कर रखा था उसको। ओके सर, आपने आपका आर्टिकलशिप ट्रेनिंग पूरा ऑडिट में किया था, लेकिन जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हो आप ऐसे डिमांड नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ ऑडिट करूँगा। वहाँ पे अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग टाइप के काम आपको मिल सकते हैं। तो वो ऑन द जॉब लर्निंग आपने कैसे अचीव की? अब वहाँ पर क्या हुआ कि जो 34 चार्टर्ड अकाउंटेंट जो थे वो दे ऑल आर वेल इस्टेब्लिश चार्टर्ड अकाउंटेंट, और वो मैक्सी टैक्सेशन का काम करते थे और ऑडिट का करते थे। उस समय मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट को वकील साहब बोला करते थे वहाँ पर, हाँ, क्योंकि वो इनकम टैक्स का ज़्यादा काम करते थे। तो मुझे बड़ा अजीब भी लगता था कि मैं इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ के आया हूँ, क्वालिफाई हुआ, सीए हुआ, मुझे भी लोग वकील साहब बोलते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब भी लगता था। फिर बाद में समझ में आया कि लोग सीए की प्रैक्टिस के अलावा वकालत ज़्यादा कर रहे हैं, इनकम टैक्स की प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा कि ऑडिट और टैक्स में कोई स्पेस नहीं था, और कोई भी नए इंटरेंट को टैक्स और ऑडिट का वर्क देने के लिए तैयार नहीं था, ऐसा लगा मुझे वहाँ पर, और कोई आए भी नहीं मेरे पास। तो उस समय मैंने देखा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा था, तो स्ट्रेटेजिकली मैंने देखा कि कोई ऐसा एरिया पकड़ना चाहिए जिससे मुझे अल्टीमेटली ऑडिट और टैक्स मिले, बट इनिशियली कोई उसमें चैलेंज ना हो कंपटीशन का। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वहाँ पर एजेंसीज थी स्टेट की, उनका जहाँ ऑफिस था, अगेन सेम स्ट्रेटेजिकली मैंने अपने ऑफिस भी वहीं बनाई उनके पास में। उनसे अच्छा रेपो हो गया मेरा। तो बाहर से, बंगाल से, उड़ीसा से, आपके बिहार से काफ़ी लोग माइग्रेट होके रायपुर आ रहे थे। रायपुर इज़ पीसफुल एरिया एंड वेरी डेवलपिंग, कि मुझे हमें नई इंडस्ट्री लगानी है। तो वो इंडस्ट्रियल एजेंसी के पास जाते थे, उसका नाम भी था मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। उसमें जाते थे लोग और लैंड वगैरह का अलॉटमेंट, और उसके बाद बोलते प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। तो एट दैट टाइम वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम के लिए मुझे वो लोग रेफ़र करते थे, मिस्टर सिंघानिया इज़ ए न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही विल टेक केयर, ये बना देगा आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो इनिशियली मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पी भी नहीं आता था। मैंने पहला प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये समझ लीजिए किसी से बनवाया, जो वहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के एक्सपर्ट जो बाहर थे कलकत्ता में, वहाँ ले जाके बनवाया। लेकिन धीरे से उसको काफ़ी समझने की कोशिश की, और कोई भी चीज़ की अगर आप पीछे लगते हो और समझने की कोशिश करते हो तो समझ में आ ही जाता है और आप उसके एक्सपर्ट हो जाते हो। तो मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना शुरू किया। उसके बाद उसका फाइनेंस करवाना शुरू किया, फाइनेंस की एजेंसी भी वहीं थी। तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फाइनेंस करा रहे हैं तो साथ में कंपनी फार्मेशन का काम भी मिलने लगा। तो मैंने कंपनी फार्म शुरू किया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, फिर फाइनेंस कराया। तो क्लाइंट पूरी तरह से वो मेरा क्लाइंट हो गया। और उसके बाद वो कंपनी की ऑडिट नेचुरल वे में मेरे पास रही, और जब ऑडिट मैंने किया 2-3 साल के बाद उसके टैक्सेशन का काम भी मेरे पास आ गया। तो बाय दैट वे माय फर्म हैज़
become corporate auditor and corporate tax practitioner. Though I have started by way of this project consultancy, लेकिन later on धीरे धीरे मेरी जो पसंद थी वो थी ऑडिट ही. तो मैंने अल्टीमेटली फिर मेरा ऑडिट और टैक्स का बेस बन गया. शुरू मैंने ऐसे किया था और इसमें कोई कंपटीशन नहीं था वहाँ पर. मतलब ये समझ लो आप कि ये बात मैं तो बता रहा हूँ 83-84 में कि माई फर्म माई सेल्फ वॉज नोन फॉर एक्सपर्ट इन प्रोजेक्ट, जबकि मैंने प्रोजेक्ट का कोई एक्सपीरियंस बॉटली बाय में मुझे मिला ही नहीं था. बल्कि कंपनी फार्मेशन का भी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था. पहली कंपनी फार्मेशन मैंने एक सीनियर मोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ PS बम साहब, उनके पास गया. वो कंपनी बनाते थे. बोला सर ये कंपनी मुझे बनानी है, आप मुझे हेल्प करिए. उसने हेल्प किया. ग्वालियर में कंपनी बनती थी उस समय, रजिस्ट्रार ग्वालियर में. तो मैं ग्वालियर गया, वहाँ से फिर कंपनी बना के लेके आया. पहली कंपनी बनाने तक मुझे प्रॉब्लम था, उसका सेकंड से तो फिर आई हैव बिकम एक्सपर्ट अगेन. यस. हम जैसे मेरे जैसे बच्चे हैं, हम लोग को एक से दिमाग में फिक्स हो जाता है कि अभी ऑडिट किए तो ऑडिट ही करना है. कुछ भी नया चैलेंज आए तो एक ब्लॉक बन जाता है माइंड में. लेकिन आपकी जो स्टोरी है उससे पता चल रहा है कि हाँ, इवन इफ यू वांट टू डू अल्टीमेटली दैट, यू कैन स्टार्ट विद समथिंग एल्स, यू विल गेट देयर इवेंचुअली. तो CA के प्रोफेशन में जो भी प्रोफेशनल मेंबर्स हैं उनको एक एथिकल कोड से अडियर करना पड़ता है, जिसका एक पार्ट है कि एडवर्टाइजिंग इज़ प्रोहिबिटेड. और आज हम देखते हैं एवरीथिंग इज़ ओवर मार्केटेड और इतना कंपटीशन है दुनिया में, और इंस्टाग्राम है, फेसबुक है. आपका नोन होना अपने कस्टमर को बहुत ज़रूरी है. लेकिन ये प्रोफेशन में एडवर्टाइजिंग ही अलाउड नहीं है, आप खुद को प्रमोट नहीं कर सकते. तो ऐसे सिचुएशन में आप खुद को कैसे एस्टैब्लिश करें, और एक जो प्रैक्टिस अल्टीमेटली इट्स बिजनेस, राइट? तो हाउ डू यू प्रमोट योर बिजनेस? देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन में सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट है क्वालिटी सर्विस. अगर आप जो भी आपके पास क्लाइंट है, कोई तो आएगा ही, या कुछ तो आप करोगे, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होगी, चाहे वो आपके रेफरेंस से आएगा या किसी माउथ पब्लिसिटी से आएगा. तो वो क्वालिटी सर्विस, अगर आपकी सर्विस अच्छी है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट है. क्योंकि आप लोगों के पास जाके अगर काम मांगेंगे तो आज भी मैं देखता हूँ कि काम नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है. 10 या 12 या 15 20 लोगों को पिच करेंगे आप तो मुश्किल से 1 या 2 मटेरियलाइज होता है. अदरवाइज आपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को अगर अच्छी सर्विस दी है और वो माउथ पब्लिसिटी से किसी को बोलता है यार मिस्टर सिंघानिया इज़ डूइंग वेरी वेल, मेरा काम किया है, आप उससे करा सकते हो, इमीडिएटली वो आपके पास आ सकता है. तो एक क्वालिटी सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सेकेंडली मैंने भी वो किया था वहाँ पर कि सेकेंडली आपका वहाँ पर लोगों आपको जानना ज़रूरी है. तो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. जैसे हमारे समय में रोटरी क्लब था तो हमने ज्वाइन कर लिया. CA इंस्टीट्यूट की ब्रांच थी, उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर बन गया मैं. फिर उसके अलावा वहाँ न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने लग गया मैं, फाइनेंस अकाउंट्स इसके बारे में, हिंदी इंग्लिश दोनों में. तो अब वो तो खैर ओल्ड डेज़ की बात हो गई. अब ये है कि सोशल मीडिया आ गया तो आप लिंक्डइन में अपना पॉडकास्ट कराइए या करिए, या फिर मतलब जो है ना आप कुछ अपने किसी स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में अपना कुछ ओपिनियन दीजिए. रोटरी क्लब की जगह आप CII फीकी वगैरह में आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर बनिए. और कुछ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ उडला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन था, आज भी मैं उसका ऑनरेरी ऑडिटर हूँ सिंस लास्ट 40 ईयर. तो मैं जब वो एसोसिएशन बना तब से मैं आज तक उसको ऑनरेरी सर्विस दे रहा हूँ. तो वैसे आप इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में एक्टिव होइए. आप उसमें जैसे हम लोग CII में अभी में, मैं भी CII में अभी भी हूँ. टैक्सेशन फाइनेंस कमेटी का मैं चेयरमैन लास्ट 20 ईयर से हूँ CII में. तो वो ये सारी चीज़ें मिल के वो इट इज़ अमाउंट टू एडवर्टाइजमेंट. और ये एडवर्टाइजमेंट ऐसा बैन भी नहीं है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, लेकिन लोग आपके क्वालिटी को, आपके बिहेवियर्स को, आपकी और जो फंडामेंटल जो स्ट्रेंथ है उसको लोग समझने लगते हैं. और जब समझेंगे तो डेफिनेटली दे विल कम टू यू. सर, प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं. आपकी पूरी जो स्टोरी है उसमें एक कॉमन थीम रहा है नेटवर्किंग. आपने पहले भी कोलकाता में वो सॉल्ट लेक के यहाँ पे जो ट्रैक के थ्रू नेटवर्किंग की, उससे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली. और पूरा प्रैक्टिस का भी आपने स्टार्टिंग से थ्रू नोइंग पीपल यू एक्चुअली बिल्ट योर प्रेजेंस. तो नेटवर्किंग जो है उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है. और CA के बहुत सारे बच्चे होते हैं, शाय हो जाते हैं, किसी से बात नहीं कर पाते, तो आपने वो एक चैलेंज कैसे ओवरकम किया? नेटवर्किंग तो मेरा ये मानना है कि नेटवर्किंग इज़ द बैकबोन फॉर इस्टेब्लिशिंग सक्सेसफुल प्रैक्टिस. क्योंकि नेटवर्किंग खाली आपको नए काम दिलाने के लिए नहीं होता. आपको अगर मान लो कोई स्पेशलाइज वर्क मिला, स्टिल टुडे आई एम इन मुंबई बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग. मेरा किसी बहुत अच्छे बुटीक फर्म के एक स्पेशलिस्ट से बहुत अच्छे से रिलेशंस है, और मेरे क्लाइंट्स का वो काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे करवा रहा हूँ, उनको एसोसिएट बना के.
तो आज वो वर्क उनके थ्रू जरूर हो रहा है, लेकिन मुझे सीखने को मिल रहा है, इवन स्टिल आई एम लर्निंग। तो नेटवर्किंग में कहीं भी अगर आप नया भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपके कलीग्स हैं, आपके एलुमनी एसोसिएशंस वाले हैं, इवन आप लिंक्डइन वगैरह में हैं, या इवन ब्रांच में आप एक्टिव, अगर स्टूडेंट की एसोसिएशन, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट एसोसिएशन में मेंबर हो गए, तो मेंबर्स में वो ब्रांच में अगर आप काउंसिल मेंबर्स आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो स्पेशलिस्ट लेक्चर स्पीच देने आते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होता है, कार्ड एक्सचेंज होता है, तो देन यू कैन एनी वे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको देखो साई होने से तो नहीं होगा। मैं तो यही एक मैसेज देना चाहूँगा जितने भी नए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं कि साई होने से नहीं होगा। आप तो अगर आपके पास काम नहीं भी है तो भी अगर आप किसी सिटी में जा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि इनसे 2 बार आप मिल चुके हैं और ये डेफिनेटली ही विल गिव द टाइम, तो आप उससे बात करिए और उससे मिल के आइए। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मुझे कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे या कहीं भी जाता हूँ मैं किसी भी काम से, और मुझे लगता है कि मेरे 1 घंटा या 2 घंटा 4 घंटा मेरे पास खाली है, तो मैं अपनी लिस्ट में देखता हूँ कि किन लोगों से मैं मिल सकता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ, और डेफिनेटली वो लोग इतने ज़्यादा ओबलाइज हो जाते हैं, इवन दे आर सीनियर टू मी, दे आर मोर इन्फ्लुएंशियल टू मी, लेकिन उनको लगता है कि ये बिना काम से मिलने आया मेरे से। तो जब मैं काम के लिए जाता हूँ या काम की बात करता हूँ तो एक टेलीफोन कॉल से मेरा काम हो जाता है। तो ये हैबिट डेवलप करने की ज़रूरत है, और ये बैकबोन है किसी के लिए भी, पहले भी था और आज भी है। शायद आप पहले कुछ मांगने जाओ तो आपको ना मिले, लेकिन इफ़ यू आर गिविंग फ्रीली देन ऑटोमेटिकली योर इमेज इज बिल्ट एंड यू कैन आस्क देन मोर इजीली, आई फील। करेक्ट, उस पर ऐसा लगता है कि सेल्फिश नहीं है। हाँ, या वो इंसान को बहुत होता है कि अरे सामने वाला मेरा फ़ायदा उठाने के लिए आ रहा है, तो वो आपने एक अच्छा रिलेशन पहले ही एस्टैब्लिश कर रखा है कैजुअल वे में, नॉट डायरेक्टली आस्किंग फॉर द वर्क और एनीथिंग अदर फेवर्स। बिल्कुल। तो दैट्स अ गुड स्ट्रैटेजी, आई Yes, फील। yes. सर, प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं। आजकल बहुत सारे लोग दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस एंड आफ्टर क्वालिफाइंग सीए इट्स एन ईजी ऑप्शन टू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। तो व्हाट आर सर्टेन स्किल्स, अपार्ट टेक्निकल स्किल तो सबका है ही, तो अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स व्हाट आर सर्टेन अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स और अदर सॉफ्ट स्किल्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने आप को बेटर कर सकते हो? देखिए, प्रैक्टिस, मेरा तो ये मानना है कि प्रैक्टिस जैसे हमने किया ज़रूर, लेकिन डिफ़िकल्टीज बहुत हुई। इतना पेशेंस आजकल के ये जो चेंज्ड सिनेरियो में स्टूडेंट्स को या नए सीएस लोगों को नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर प्रैक्टिस आपको करना है तो बेटर एडवाइस तो मेरी ये है कि भाई जिस लाइन में भी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि लाइन हमारी इतनी हो गई है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, टैक्स का है, ऑडिट है, इनडायरेक्ट टैक्स है, लिटिगेशंस है, फिर आप ईएसजी में जा सकते हैं, फोरेंसिक ऑडिट में जा सकते हैं, मर्जर एक्विजिशन में जा सकते हैं, मतलब एंडलेस लाइन है। तो आप किसी भी जिसमें आपकी लाइकिंग हो, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया मुझे मर्जर एक्विजिशन में जाना है या मुझे ऑडिट करना है, तो ऑडिट में अगर आपने आर्टिकल पीरियड में ऑडिट का एक्सपीरियंस लिया हुआ है और यू आर कॉम्पिटेंट इनफ टू डू ऑडिट, अदरवाइज ऑडिट में भी अगर आपने कंप्लीट ऑडिट वर्क नहीं किया है तो कंप्लायंसेस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा अभी हो गई है कि आप अगर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करेंगे तो वो कंप्लायंसेस हो सकता है आप उसमें कहीं लैक करें और दैट विल बी एडवर्सली अफेक्ट योर करियर। तो उसमें मेरा तो हमेशा ये एडवाइस रहता है जो भी हमारे यहाँ से क्वालिफाई करते हैं कि भाई 1-2 साल 3 साल तुम जो उस लाइन के एक्सपर्ट हैं, जो उस लाइन की फर्में हैं, उसमें आप काम करो, 1-2 साल का एक्सपोजर लो उनके साथ और उसमें एक्सपर्ट हो जाओ। क्योंकि कोई भी क्लाइंट जो है ना, आप कभी भी किसी का काम करेंगे तो कोई आपको कोई डैमेज, आप मतलब अगर आपके किसी भी एडवाइस से क्लाइंट का डैमेज होता है, नुकसान होता है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो वो इमीडिएटली उसका फिर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी के रेशो की तरह आएगा कि भाई ये तो उसका नुकसान कर दिया। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको कॉम्पिटेंसी ज़रूरी है, और कॉम्पिटेंसी के लिए ज़रूरी है कि या तो आर्टिकल पीरियड में आप कॉम्पिटेंट हों, उस पर्टिकुलर एरिया में आप ट्रेंड हों, या फिर आर्टिकल के बाद क्वालिफाई होने के बाद 1-2 साल कम से कम उस काम को करें और उसके बाद आप जाएँ तो अच्छा है। अदरवाइज़ अगर आपको एकदम नए लाइन में जाना है तो मैंने भी किया ही था, मैंने अपना एक्सपोजर बताया, एक्सपीरियंस बताया कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पॉसिबल सब है, एटीट्यूड होना चाहिए आपका। यस सर, आपके बुक के बारे में बात करते हैं। आपने एक ऑटोबायोग्राफी ऑथर की हुई है जिसका नाम है नॉट वन इन अ मिलियन, तो मुझे उसके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी कि ये टाइटल आपने कैसे सिलेक्ट किया? देखिए, कोई भी अपने ऑटोबायोग्राफी कौन लिखता है? नॉर्मली बहुत बड़े बड़े लोग लिखते हैं। अब कलाम कोई लिखा है सर, या आप भी बड़े ही हैं। नहीं नहीं, अब कोई बहुत बड़े जिनको नोन फिगर होते हैं, पॉलिटिशियन, कोई सोशल वर्कर, कोई फिल्म स्टार, कोई भी इस तरीके के लोग लिख, तो मैंने वहाँ से ही स्टार्ट किया। कोई पूछेगा यार आपने अपनी ऑटोबायोग्राफी क्यों लिखी, किसको कौन क्यों पढ़ेगा?
व्हाट इज़ द यूज़। तो मैंने लिखा नॉट, आई एम नॉट वन इन ए मिलियन, मैं लाखों में एक नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये लिखा है। इसलिए लिखा है कि मैंने डेयर तो किया लिखने का। और मेरी जो स्टोरी है वो स्टोरी है कि भाई मैं एक बहुत छोटे गांव से निकल के हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आके बॉटली बाय जैसी कंपनी में सीए करके फिर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करके आज मतलब रीजनेबली सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर हूँ मैं अपने छत्तीसगढ़ में। तो ये मेरा जो सक्सेस स्टोरी है, जो भी जितनी भी रीजनेबल सक्सेस स्टोरी, वो बहुत से लोगों को रिजोनेट करेगा। मेरी अगर स्टोरी पढ़ेंगे तो जो गांव से लोग आते हैं या छोटी जगह से आते हैं कि हिंदी मीडियम में सर हम इंग्लिश मीडियम में कैसे करेंगे, हम सीए नहीं बन सकते, हम बड़ी फर्म में कैसे जाएंगे, हमको तो कोई लेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब उसमें वो पढ़ेगा और देखेगा तो उसको लगेगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, इनने किया है, इसकी स्टोरी और हमारी स्टोरी तो मिलती जुलती है। तो इसलिए मैंने ये जानबूझ के ये बुक लिखी और ऑटोबायोग्राफी लिखी। उसका रीज़न ये है कि जब भी कोई स्टूडेंट मेरे पास आता था और जब मैं उसको अपनी स्टोरी सुनाता था तो इंस्पायर होता था, इंस्पायर बोलता सर मैं भी कर सकता हूँ ये। तो मुझे लगता था कि वाई नॉट टू राइट दिस स्टोरी। और स्टोरी अगर मान लो 10 लोग भी उसमें उससे इंस्पायर होकर अगर अपना करियर बेटर बना लेते हैं तो मुझे तो लगेगा कि आई हैव अचीव्ड माई गोल। और टाइटल के बारे में मैंने बताया आपको कि मैंने क्यों लिखा था उसको। मैंने आपकी बुक पढ़ी है और नॉट जस्ट इंस्पिरे, बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज होती है इंस्पिरेशन, टेम्परेरीली आप बहुत मोटिवेटेड फील करते हो, लेकिन आपकी स्टोरी जो है बहुत रियल है और एक रियल सोल्यूशन, रियल लाइफ प्रॉब्लम को रियल लाइफ सोल्यूशन उसमें बहुत आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और बहुत सारे आइडियाज़ है जो सामने वाला नहीं सोच पाता क्योंकि प्रॉब्लम पे फिक्सेटेड है, लेकिन आपका जो सोल्यूशंस आपने उसमें बताए हैं दैट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर एनी बडी हुज गोना रीड इट। सो मैं सबको अर्ज करूँगी कि ये बुक डेफिनेटली आप चेक करें और इट शुड बी इन योर मस्ट रीड बुक फॉर 2025। या सर आपने बात की, आपने बहुत सारे नए यंग बच्चों से बात करते हैं जो स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाइड सीएज हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि उनके माइंडसेट में ऐसी क्या 3-4 कॉमन चीज़ें हैं जो उनको रोक रही है, उनकी ग्रोथ रोक रही है? अब देखो, एक तो बड़ा फास्ट मतलब हर चीज़ को बड़ा जल्दी वो पाना चाहते हैं, इतना उसका रीज़न उनका कोई दोष नहीं है। मतलब सिचुएशन समय ऐसा है कि हर चीज़ ऐसा लगता है कि 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर सब कुछ मिल जाए हमको, तो उसके कारण वो स्विच ओवर भी बहुत करते हैं। ये कभी एक फर्म से दूसरी फर्म, दूसरे से तीसरी फर्म, इवन आर्टिकल पीरियड में भी स्विच ओवर कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि भाई पेशेंस नहीं है। तो मुझे लगता है उनका पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, रेगुलर लर्निंग, वो एक लैकिंग है। आप देखिए कि आज भी मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे जो मेंटर या जो हमारे ऑडिट मैनेजर थे वो हमको एक फार्मूला दिए थे कि भाई देखो, कभी भी तुमको इनकम टैक्स और कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई क्वेरी आए तो यू मस्ट रीड बेयर एक्ट इमीडिएटली, इवन नोइंग द सब्जेक्ट। आप उसका जवाब जब ही दोगे जब आप बेयर एक्ट को एक बार दोबारा देख लोगे उस सेक्शन को। आज भी मेरे टेबल पे दोनों किताब रहती है, कोई पूछता है तो सेक्शन 399 देखना तो एक बार पलट लेते, जबकि वो कितनी बार पलटा हुआ होगा, हजारों बार मैंने पलटा होगा, लेकिन जब भी मैं दोबारा देखता हूँ उसके प्रॉब्लम के एंगल से तो एक नई चीज़ दिखाई देती है उसमें। वो बिल्कुल नहीं है लड़कों में। उसमें मैं ये एडवाइस करता हूँ भाई तुमको बेयर एक्ट और जो बुक है उनको पढ़ना चाहिए। नेवर स्टॉप लर्निंग। लर्निंग का कोई मतलब आज भी हम लोग लर्न कर ही रहे हैं, तो वो एक बड़ा लैकिंग है अभी स्टूडेंट में या नए जो लोग आ रहे हैं, पेशेंस नहीं है। तो और ऐसे अगर आप देखोगे तो दे आर सो स्मार्ट। मतलब हमारे समय में मतलब जो हम कुछ भी ये सब चीज़ों का एक्सपोजर ही नहीं था। अब गूगल, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद तो इतना ज़्यादा, सोशल मीडिया, सारी चीज़ें रेडीली अवेलेबल है। बस ये है कि रेडीली अवेलेबल में कभी कभी इनका ये मतलब दे हैव टू बी वेरी कॉशस इन सेलेक्टिंग द मटेरियल। आप गूगल, किसी का कोई क्वेश्चन आया, प्रॉब्लम आया, गूगल में डालते हैं या कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट जीपीटी में डाल के उसका आंसर निकाल के आप अगर मान लो डिलीवर कर दोगे क्लाइंट को, तो आप ये मान के चलो कि उसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। तो वो एक लेकिंग है, बॉटल नेक है। और तीसरा ये है कि भाई कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो उसमें आप अपने आप को एक एज कैसे खुद के लिए क्रिएट करें? एज के लिए तो ये है कि भी मैंने वही बताया, जो नॉलेज ही आपको सर्वाइव करा सकता है। आप जिसमें स्पेशली आपको नीच एरिया में जाना पड़ेगा, स्पेशली एकदम। सपोज ऑडिट और टैक्स ये इतना कॉमन एरिया हो गया, और कॉमन एरिया के साथ साथ ऑडिट में पर्टिकुलरली इतने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इतने कंप्लायंसेस है कि ऑलमोस्ट आप बिग 4 या बिग 6 की अगर बात करें
तो या वन ऑफ द जो लार्जेस्ट कंपनियां हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट 60-70% टाइम ऑडिट के अलावा ऑडिटर आर्टिकल्स का और ऑडिटर का कंप्लायंस में जाता है। जबकि हम लोग जब ऑडिट करते थे उस समय 70 का 100% हम लोग ऑडिट ही करते थे, कंप्लायंसेस कुछ लगभग होता ही नहीं था उस समय। ट्रायल बैलेंस बनाने की बात आती थी तो वो ऐसी स्थिति थी। लेकिन अभी हमारी फर्म में भी आज 60-70% कंप्लायंसेस में जोर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडिट तो कुछ हो ही नहीं रहा है, टेस्ट बेसिस पे कर रहे हैं। हम लोग तो 100% ऑडिट करते थे। तो ये सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। तो उसमें उनका स्पेशल एरिया में जाना, ESG आ गया नया, इवन आपके फोरेंसिक ऑडिट है, मर्जर एक्विजिशन है, रीस्ट्रक्चरिंग है, लिटिगेशंस है, आपके इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वेरी मच सक्सेसफुल इन रिप्रेजेंटिंग ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट। अगर वो एडवोकेट का अगर लाइसेंस ले लें तो हाई कोर्ट में दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल। इवन बॉम्बे में देखिए आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कम एडवोकेट हैं, दे आर मोस्ट सक्सेसफुल। तो दे शुड सेलेक्ट द स्पेशल एरियाज रादर देन गोइंग इनटू द ऑडिट एंड टैक्स जो सभी कर रहे हैं। अपने आप के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो Create अगर करना आपको मिल नहीं रही है तो। सर, एक किसी भी CA स्टूडेंट की लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, टेम्पररी कहिए लेकिन सबसे बड़ा लगता है, दैट इज़ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यू नो। तो बहुत सारे बच्चे उसकी वजह से मायूस हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि करियर तो अभी बनने से पहले ही बर्बाद हो गया है, वही माइंडसेट रहता है मोस्टली। तो वो आप कैसे ओवरकम करें, उसके बारे में आप कैसे आपका माइंडसेट चेंज करें? ये तो देखो मैंने मेरी बुक में भी लिखा है ये कि इवन मेरे को ही जब मैंने CA एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोलते थे हम लोग जो आजकल CPT शायद कुछ होता है, CA फाउंडेशन। CA फाउंडेशन, तब उसमें मेरा पहली बार भी नहीं हुआ, सेकंड टाइम भी नहीं हुआ। तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैं तो CA कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन नहीं, टारगेट मेरा CA है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो कैरियर CA के बाद बनने वाला है, दैट इज़ नॉट ए शॉर्ट टर्म कैरियर। अब ऑलमोस्ट 5 डेकेड 6 डेकेड तक आप उस कैरियर को एंजॉय करोगे। और फिर नॉट ओनली यू, द इंटायर फैमिली और न्यू जनरेशन विल बी अफेक्टेड पॉजिटिवली इफ़ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेल स्टेब्लिश चार्टर्ड अकाउंट। बच्चे भी अच्छी जगह पढ़ेंगे, अच्छी जगह जाएंगे, वो भी अच्छा काम करेंगे। तो आपको ये लॉन्ग टर्म विजन ये देखना होगा। मैं ये समझाता हूँ लोगों को कि भाई आप 50-60 साल का के लिए आप कुछ कर रहे हैं, तो आपका अगर साल 2 साल निकल भी गया, चला भी गया, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है। आप जब 60 साल के जब होंगे आप, उस समय आप 2 साल को माइनस कर देंगे या 1 साल को माइनस कर देंगे, तो ऐसा लगेगा कुछ हुआ ही नहीं हमारा, तो बहुत छोटा पीरियड गया। और जो फाउंडेशन बना, तो 1 बार 2 बार 3 बार आप कितने बार भी अगर अटेम्प्ट है, तो आप अगर अल्टीमेटली प्रैक्टिस करते हैं तो आप पास तो होना ही है आपको। वो अलग बात है कि आप 1 बार की जगह 2 बार में हो रहे हैं, 2 बार की जगह 4 बार में हो रहे हैं। और जब मैं अपनी स्टोरी हमारे स्टूडेंट लोग जो पास नहीं कर पाते उनको बताता हूँ, तो डेफिनेटली वो दोबारा जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। कई लोग तो छोड़ के आज बोलते सर मुझे तो आर्टिकलशिप नहीं करनी, मेरे को तो अब बिजनेस करना है। तो जब मैं उनको आगे का विजन बताता हूँ, भैया ये 50 साल के आगे के लिए कर रहे हो, तुम्हारा पूरा कैरियर चेंज हो जाएगा। तो वो मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं तो पास होना ही है। आप देखो कोई भी चीज़ में, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैथ्स का एक सब्जेक्ट था हम लोगों का इंटरमीडिएट में, यस, कैलकुलस पहले और maths था। एलजेब्रा वगैरह। मैथ मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अब लोग बोलते चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप, मैथ में बहुत एक्सपर्ट हो गए। मुझे नहीं, मैथ कभी भी मेरा मैथ पसंद वाला सब्जेक्ट नहीं रहा। तब मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, इसको मैं 50 मार्क्स का सब्जेक्ट पर मैं पास कैसे करूँगा। तो अब उसके लिए मैंने एक ट्यूटर से बात किया, उसने बोला नहीं कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और मैंने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एग्ज़ाम के 2 महीने पहले प्रैक्टिस किया। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मतलब दिस इज़ नॉट गुड आल्सो कि मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस के कारण मैं क्वेश्चन का आंसर बना लेता था। जब मैं क्वेश्चन देखता था तो स्टेप अपने आप ही आगे बढ़ने लग जाता था। और एग्ज़ाम में मुझे 46 मार्क्स मिले आउट ऑफ 50। तो मैं ये उनको बताता हूँ यार कोई चीज़ ऐसी है जो अगर तुम्हें डिफ़िकल्ट लग रही है तो उसको प्रैक्टिस करो, रिपीट एंड रिपीट, वो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। और कंसेप्ट जहाँ है वहाँ तो अच्छा, बच्चे सब इंटेलिजेंट भी हैं, ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये बड़ा सिंपल है। टर्म अटेम्प्ट को तो देखना ही नहीं चाहिए। CA अगर करना है तो 2 बार में हो, 4 बार में हो, 5 बार में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होगा। अब देखो आप IIT इसमें देखो आप IAS वगैरह के एग्जामिनेशन 5-5 7-7 10-10 बार देते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफिकेशन इज़ नॉट लेस देन एनी क्वालिफिकेशन इन इंडिया। लेकिन सर ऐसा देखा जाता है अगर कोई से 6th
ट्राई पे आईएएस बन जाता है तो एक न्यूज़ बन जाती है कि 6 साल इन्होंने ट्राई किया और फिर वो बने, इट्स सेलिब्रेटेड लाइक एन अचीवमेंट। लेकिन जब सीए का होता है, कोई फोर्थ अटेम्प्ट भी हो गया तो एचआर भी आपको इंसल्ट कर देगा कि अरे हमको सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट वाले चाहिए। तो ऐसा पर्सपेक्टिव अलग क्यों है दुनिया हाँ, में? ये एक्चुअल में क्या है कि ये तो है, लेकिन मुझे तो अभी जैसे बताने में मैं आई एम फीलिंग प्राउड कि भाई मैं फाइनल का एग्ज़ाम सेकंड ग्रुप एक बार फेल हुआ, उसके बाद दोबारा मेहनत करके पास किया। एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2 बार मुझे वो नहीं कर पाया मैं इंग्लिश मीडियम के कारण, फिर हुआ। तो आई डोंट थिंक वो ठीक है। अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स या एम्प्लायर जो होते हैं वो डेफिनेटली वो देखते हैं कि भाई हमें एक बार में पास किया हुआ बंदा जो है वो ज़्यादा स्मार्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ एक ऑडिट मैनेजर है, हु इज़ रनिंग द इंटायर शो ऑफ माई ऑडिट डिवीजन। ही इज़ नॉट ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट। 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार वो पास नहीं कर पाया। नहीं करने के बाद वो उसका एक्सपर्ट नॉलेज ऐसा है कि उसके अंडर में 10 12 15 सीए हैं जिनको डायरेक्ट करता है। इज सो वेल इन्फॉर्म्ड, वेल अपडेटेड। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो 4 बार या 5 बार में नहीं कर पाया कर लेगा तो वो कम इंटेलिजेंट है, और जो एक बार अटेम्प्ट में कर लिया तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आई डोंट थिंक दिस इज़ अ रॉन्ग कंसेप्ट। अब चल रहा है वो अलग बात है। सर, आप जब आपकी फर्म के लिए हायर करते हैं तो आप एक कैंडिडेट में क्या क्वालिटीज़ देखते हैं? मुझे तो पता नहीं, जब भी मेरे पास कोई इंटरव्यू के लिए आता है, और जब अब ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि जब सीए स्टूडेंट भी आते हैं और मुझे आर्टिकलशिप चाहिए या कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफाइड सीए आता है, मैं 5 या 7 मिनट बात करता हूँ। चेहरे का एक्सप्रेशन, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब उसकी बातचीत ही मेरे को से मैं 10 मिनट के अंदर ये डिसीजन ले लेता हूँ कि इसको मुझे रखना है और ये बहुत अच्छा काम करेगा। अब ये क्यों आता है, ये मेरा हो सकता है एक्सपीरियंस जो है 30-40 ईयर्स का एक्सपीरियंस उसके कारण लगता है, उसका कॉन्फिडेंस। इवन ही इज़ नॉट एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट, जब वो ये बोलता है कि नहीं सर मैं कर लूँगा, और उससे एक लाइन बात करते हो और उसका कॉन्फिडेंस लेवल जज हो जाता है। वो देखिए बनावटी आर्टिफिशियली अगर आपने आपको वो बनाना चाहेगा तो वो हम लोगों को समझ में आ जाता है, क्योंकि इतना समय हो गया देखते देखते। और एक स्टूडेंट कोई आया, उसको मैं 10 मिनट के अंदर, पता नहीं क्यों एक ऐसा इंट्यूशन होता है कि ही विल बी द बेस्ट एसेट्स फॉर द फर्म। मैं बोलता यार तुम तो आ जाओ, बिल्कुल सर आप कुछ पूछने वाले थे। नहीं मुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये, और वो बिल्कुल वैसा ही निकलता है। तो ये तो डेफिनेटली मैं अपने बारे में ये बोल सकता हूँ कि मेरा क्राइटेरिया तो बहुत छोटा है कि मैं देख के ही समझ में आने लग जाता है। वैसे सब्जेक्ट मैटर के बारे में कोई डिस्कशन करना है तो मेरे दूसरे पार्टनर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वो लोग करते हैं। मुझे तो 2 मिनट से 5 मिनट में के अंदर मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि भाई ये बंदा जो है ना, ये ही विल डू द बेस्ट। सर, तो आपका जो पूरा जर्नी रहा है उसमें डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ चैलेंज फेस करते हो, तो इन दैट मोमेंट ऑफ डाउट आप अपने आप को कैसे इंस्पायर्ड रखते हो? इज देयर समवन यू लुक अप टू? किसकी स्टोरी को आप देख के अपने आप को मोटिवेट करते हो? जैसे बहुत बच्चे आपको लुक अप टू करते हैं कि ओपी सिंघानिया सर ने ये प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया तो हम भी कर सकते हैं। वैसे आपके लिए क्या कोई गाइडिंग लाइट रहा है? नहीं, मुझे ऐसा स्पेसिफिकली कोई गाइडिंग लाइट नहीं रहा है, लेकिन इतनी किताबें वगैरह पढ़ते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। तो जब उनकी जर्नी और उनको देखते हैं तो उनके जो स्ट्रगल्स हैं और अल्टीमेटली दे हैव अचीव्ड लॉट, तो वो इंस्पायर करता है। चाहे वो काफ़ी पुराने हिस्टोरियन हो या फिर अभी करंट में जो स्पेशलिस्ट हों, बट मेनली आप यू आर अ सेल्फ मोटिवेटेड सेल्फ पर्सन। मोटिवेटेड। और मैं आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई फ़ोन आता है और कोई इंस्टेंटली अगर कोई क्वेश्चन करता है, जो मैं 83-84 में भी जो मेरी हैबिट थी कि नो, नो मुझे नहीं बोलना है, नो से नो टू नो। तो मैं अभी भी आज भी मतलब जो उस लाइन का जो एक्सपर्ट होगा, बिकॉज ऑफ माई नेटवर्किंग, चाहे वो दिल्ली बॉम्बे कहीं का भी हो, आई विल इमीडिएटली कॉल हिम। और जो मेरा जो ओपिनियन या मेरी एडवाइस है उसको मैं वेटिंग कराता हूँ तुरंत, विद इन नो टाइम, एंड आई विल गिव आंसर टू द क्लाइंट कि साहब ये इसका ऐसा होगा। एंड डेफिनेटली जब मैं उसकी वेटिंग करा लिया हूँ, वैसे तो 99% जो मुझे बताना था वही अप्रूव होता है, लेकिन उसको मैं फिर से वेटिंग करा के उनको मैं आज भी एडवाइस देता हूँ, जिससे उनका कभी किसी भी कारण से बहुत बड़े बड़े स्टेक्स लगे हुए रहते हैं क्लाइंट के, तो उनको नुकसान नहीं हो। कल नुकसान होगा तो एक अपनी जो इमेज है उसमें इफेक्ट आएगा। स्टिल टुडे आफ्टर दिस मच एक्सपीरियंस आई एम फॉलोइंग द सेम सिस्टम। सर, लास्ट मंथ आपके गांव में आपने एक
लड़कियों के लिए स्कूल एस्टैब्लिश किया, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? स्कूल का क्या है, हमारे पिताजी गांव में रहते थे, वो एक हम लोगों के परिवार ने एक गर्ल्स स्कूल वहाँ पर बनाया था। वो पूरा का पूरा टोटल डैमेज हो गया था, नो बॉडी वॉज केयरिंग दैट। गवर्नमेंट का था वो, तो गवर्नमेंट का वैसे भी जैसे आपको मालूम है कि वो फंड पहुँचते पहुँचते तक क्या स्थिति होती है, तो वो पूरा डैमेज होता है। जब भी मैं गाँव जाता तो मुझे ये लगता था कि भाई ये स्कूल जो है ना हमारे परिवार का बनाया हुआ है, इसमें जो मेरी एल्डर सिस्टर्स पढ़ी हुई है, मेरी बुआ जी पढ़ी हुई हैं, तो मुझे लगता था ये अपन गांव से ही निकले हैं, वहाँ सब कुछ मतलब उसको कुछ तो अपने को अब उनके लिए करना चाहिए वहाँ के लिए। तो नॉट ओनली स्कूल, मतलब आई एम गोइंग टू टेक नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, जो भी मुझे अभी और भी चीज़ें मैं करने के हुआ, तो मैंने फिर स्कूल बनवाया। फिर हम स्कूल में पिताजी का नाम मैंने स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया, मैंने पूरा टोटल एक्सपेंडिचर करके फिर मैंने स्कूल बना। वैसे वहाँ पर और भी चीज़ें मैं थोड़ा सा कोशिश में लगा हुआ, कि मुझे ये लगता है कि जिस गांव से मैं पढ़ा, वहाँ रहा, वहाँ की पूरी बेसिकली मेरा फाउंडेशन तो वहीं से बना है। 11th क्लास तक मैं वहीं था, तो अब ऐसा जब भी वहाँ जाता हूँ तो ऐसा लगता है वहाँ के लिए कुछ करना चाहिए। और एजुकेशन की वजह से आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हुआ था, तो दिस इज़ योर वे टू एक्चुअली गिव बैक, एग्जैक्टली है ना? बिल्कुल। सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना अपना स्टोरी इतना अच्छे से शेयर किया। यू डिडंट होल्ड बैक ऑन एनीथिंग, इवन दो देयर वर नेगेटिव एस्पेक्ट्स और पॉजिटिव एस्पेक्ट, यू आर ग्रेशियस इनफ टू शेयर एवरीथिंग, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब ऑडियंस तो अगर आपके सीए हैं सब और मोस्टली हमारे सीए सीए स्टूडेंट स्टूडेंट्स हैं, हैं। तो मेरा तो एक ही करना है, नेवर स्टॉप लर्निंग। सर, आप आज कितना टाइम अपना दिन का इन्वेस्ट करते हो लर्निंग में एवरीडे? मेरा तो पूरा टाइम इसी में जाता है। लर्निंग में ही है। हाँ, मतलब मैं अगर आपके साथ भी अभी बैठा हूँ तो भी मुझे मतलब ये लर्निंग मिल रही है कुछ ना कुछ, मैं इससे भी कुछ ना कुछ मतलब जो ना लर्निंग लेके ही जाऊँगा आज, ये मान के चलो। तो लर्निंग तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा डीप अगर उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं तो पूरा टाइम इसमें लगाता हूँ। और दूसरा ये है कि आपको ट्रस्ट जो है बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो क्लाइंट हो, कलीग हो, नेटवर्क पार्टनर हो, ट्रस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद एडॉप्टेबिलिटी, अगर मान लो आप कोई भी जो चेंजेस आ रहे हैं अभी उसको एडॉप्ट नहीं करेंगे तो देन यू विल बी नो वेयर। सो ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं मुझे लगता है खाली सीए के नहीं, सभी प्रोफेशन के लिए और सभी लोगों के लिए ये रिलेवेंट है। और आज भी वी आर आल्सो फॉलोइंग द सेम थिंग, ऐसा नहीं कि कहीं भी, आज भी हम किताबें पढ़ रहे हैं, सब अपडेट, डेली अपडेशन ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी में एआई का जो यूज है वो मैं अपनी ऑफिस में सबसे ज़्यादा करता हूँ, मेरे स्टूडेंट कम करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उस समय से मतलब टेक्नोलॉजी का चेंज मैं देख रहा हूँ। जब 78-79 में जब हम लोग कंप्यूटर डिपार्टमेंट की ऑडिट करने जाते थे तो 10-12 फीट ऊंचे गोडाउन में वो आईबीएम के फुल फ्रेम कंप्यूटर होते थे, जिसमें जूते वगैरह निकाल के अंदर जाना पड़ता था। तो वहाँ से लेके टेक्नोलॉजी का चेंजेज अभी तक देख रहे हैं एआई का, तो ये चेंजेस जितना इसको अगर अडाप्ट नहीं करते तो वहीं के वहीं रह जाते हैं हम लोग। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, आपको लगता है एआई की वजह से सीए प्रोफेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, एआई की वजह से जो थ्रेट लोग बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा थ्रेट आएगा, क्योंकि आपकी जो रेगुलर जो रूटीन वर्क है वो एआई टेक ओवर कर लेगा। आपकी जो रेगुलर ऑडिट वगैरह का काम है वो टेक ओवर कर लेगा। आपकी इवन रिपोर्टिंग भी टेक ओवर कर लेगा। लेकिन उसके बाद स्ट्रेटेजिकल एडवाइस देनी है आपको, पर्सनल एडवाइस देनी है, तो वो सारी चीज़ आप अपग्रेड हो जाओगे। आपके वो काम जो मैकेनिकल या टेक्निकल वे में हो सकता है, टेक्नोलॉजी कर सकती है, वो सब एआई करने लग जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे पहले क्या होता था कि अब टाइपिंग मशीन थी, टाइप हो रहा है, हम लोग बार बार करेक्शन कर रहे हैं, फिर दे रहे हैं, उसके बाद कंप्यूटर आया, फिर उसके बाद कंप्यूटर के बाद अब एआई आ गया। तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है ना, उससे इमीडिएटली थ्रेट फील होता है। लेकिन मुझे लगता है ये सब सपोर्ट करेंगे, एड करेंगे और बेटर सर्विस दे पाएंगे हम क्लाइंट को, फास्ट सर्विस होगा पाएगा। मुझे तो कहीं भी कोई इसमें ऐसा लगता नहीं कि सीए प्रोफेशन में या कहीं भी कोई किसी भी प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम आएगा। रियल टाइम ऑडिट होने लग जाएगी, तो रियल टाइम ऑडिट होने से क्या होगा, वी विल बी एडवाइजिंग टू द क्लाइंट कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिए। हमारे रोल चेंज हो जाएंगे, हमारा रिलेवेंस रहेगा। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है ना, वो कभी भी रिप्लेस नहीं हो पाएगा। सो जाते जाते आई जस्ट रिपीट सर्स मैसेज टू अस ऑल, नेवर स्टॉप लर्निंग, build trust with people, and your consistency with achieving your goal will make the difference for you. So thank you all for watching this episode and thank you sir for giving your time again. आप किसी को आप अगर गाइडेंस सीख करना है तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं?
LinkedIn के हाँ, लिंक्डइन के थ्रू कर सकते। सर लिंक्डइन में बहुत एक्टिव है. हिज पोस्ट आर वेरी इंस्पिरेशनल, सो यू ऑल शुड एक्चुअली कनेक्ट विथ हिम ऑन लिंक्डइन. सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो थैंक मच. यू।